हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हम पार्ट 8 यानी कि 8 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 100 की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। तो कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। अब देखो, जो कामगार होते हैं वह एक जॉब से जब अन्य जॉब में प्रस्थान करते हैं तो उस समय जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसको कहा जाता है घर्षण बेरोजगारी, यानी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में 2-3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2-3 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये किसके कारण जो है तो आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो बाजार होता है, जो मार्केट होती है, तो मार्केट की दशाओं में परिवर्तन के कारण जो है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अब आप कहोगे कि बाजार की दशाओं में परिवर्तन ये क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि बाजार की दशाओं में परिवर्तन कहा जाता है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो टेक्नोलॉजी में मान लो परिवर्तन आ गया। जैसे पहले नोकिया के फ़ोन होते थे और अब जो है तो एंड्रॉयड के फ़ोन आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया। तो बाजार की दशाओं में परिवर्तन के कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, तो वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि घर्षण बेरोजगारी। और एक और पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है कि क्या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़े समय के लिए आती है या फिर लंबे समय के लिए आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है यह केवल और केवल थोड़े समय के लिए ही आती है, शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं, ऑप्शन ए में है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी आई होप आप सभी को भी पता होगा, बट अगर जिसको भी पता नहीं है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो देखो मान लो आजकल हमने कौन सी फसल को बोया हुआ है, तो हमने बोया हुआ है गेहूं की फसल को, और हमने इसको बोया था अक्टूबर या फिर नवंबर महीने में, और हम इसे काटेंगे कब, तो गेहूं को हम काटेंगे मई या फिर जून में जाकर के। तो यहाँ पर तो देखो अक्टूबर और नवंबर और मई या फिर जून, इनमें तो चलो लोगों को काम मिल रहा है, बट ये जो बीच वाले मंथ्स बच गए, जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है तो लोग बेरोजगार हो गए। तो इसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये स्पेसिफिक रूप से किस क्षेत्र में आती है, तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर मौसमी बेरोजगारी होती है यह कृषि क्षेत्र में आती है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में आती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमने देखा, फ्रिक्शनल भी देख लिया। अब बात करते हैं साइक्लिक, यानी कि चक्रीय बेरोजगारी की। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या होती है, तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो है तो मांग, जो हमारी मांग होती है, यानी कि जो हमारी डिमांड होती है, तो डिमांड के अचानक समाप्त हो जाने पर कौन सी बेरोजगारी आती है, तो वो आती है चक्रीय बेरोजगारी। और ये सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों में आती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और विकसित देश कौन कौन से हो गए, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, इस तरह के देशों में यह आती है। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वॉज मेड बाय। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी, तो वह किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो वो तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो इसका टाइम पीरियड था 1951 से लेकर के 1956 के बीच में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसमें मुख्य बिंदु लिया गया था कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर को यहाँ पर मुख्य बिंदु लिया गया था। तो ये तो हमने देखी फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1956 से लेकर के 1961 तक ये इसका टाइम पीरियड था। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें हमने कौन से मुख्य बिंदु को लिया हुआ था, तो इसमें हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ ये लिया हुआ था। हैवी इंडस्ट्रीज़ यह एक मुख्य बिंदु था जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ था। अब ये हमने देखा कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ मुख्य बिंदु को लिया हुआ था।
तो सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हमने जो है तो 3 स्टील प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो वो 3 स्टील प्लांट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं कि वह कौन कौन से थे और किसके द्वारा उनकी स्थापना की गई थी, किसके सहयोग से उनको शुरू किया गया था। तो उनमें सबसे पहले कौन सा आ जाता है, तो वो आ जाता है भिलाई स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और यह किसकी सहायता से शुरू किया गया था, रशिया यानी कि रूस की सहायता से इसको शुरू किया गया था। दूसरे नंबर पर बात करें राउरकेला स्टील प्लांट जो है तो कहाँ पर है, तो वो है उड़ीसा में, और इसको जर्मनी की सहायता से शुरू किया गया था, ये आपको पता चल गया। और ये जो थर्ड कौन सा था, तो वो था दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और इसको किसकी सहायता से शुरू किया गया था, तो इंग्लैंड की सहायता से इसको शुरू किया गया था। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखते हैं, ये 3 स्टील प्लांट्स हैं जिनकी स्थापना जो है तो सेकंड यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे पीसी महालनोबिस जी की, तो इनसे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि पीसी महालनोबिस का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से है। पीसी महालनोबिस के जो जन्म दिवस होता है यानी कि बर्थ डेट होती है, तो उसको हम किस रूप में मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि पीसी महालनोबिस का जो बर्थ डेट है वह कौन सी है, तो वह है 29 जून। और 29 जून को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दिया करो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है, हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक्स। तो बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है, तो बैंकों के लिए आधार दर यानी कि बेस रेट जो है तो कौन तय करता है। अब एक क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा कि जो आरबीआई होती है, आरबीआई जो है तो रेट्स को घटाती या फिर बढ़ाती रहती है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो वही होता है बेस रेट। बेस रेट को या तो घटाती रहती है या फिर बढ़ाती रहती है। तो बेस रेट को कौन तय करता है, तो वह आरबीआई तय करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो बेस रेट को तय करती है। अब ये बेस रेट्स में कौन कौन से रेट्स आ जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इनमें देखो, एक तो आ जाता है बैंक रेट। क्या आ जाता है, बैंक रेट। उसके बाद आ जाता है रेपो रेट। रेपो रेट भी आपने बहुत बार सुना होगा। उसके बाद आ जाता है रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट। उसके बाद CRR आ जाता है। उसके बाद आ जाता है SLR आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनके बारे में कुछ एक चर्चा की जाए। जैसे कि सबसे पहले बैंक रेट की अगर बात करें, तो बैंक रेट किसे कहा जाता है, तो जो आरबीआई होता है, आरबीआई आप सभी को पता है कि कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करवाती है। तो जब भी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड करवाए तो उसको कहा जाता है बैंक रेट। बट जब भी आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को थोड़े समय के लिए लोन प्रोवाइड करवाए, थोड़े समय के लिए ही लोन प्रोवाइड करवाए, तो उसको कहा जाता है रेपो रेट। इन दोनों के बारे में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट की। तो रिजर्व रेपो रेट, इसमें क्या होता है, इसमें जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वह आरबीआई के पास कुछ एक धनराशि जो है तो जमा करके रखते हैं, तो उसी को कहा जाता है रिजर्व रेपो रेट। ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की गई थी आरबीआई की। तो आप सभी को पता है जब भी आरबीआई की बात आती थी तो हम बहुत से क्वेश्चंस आरबीआई के बारे में बताते थे। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कहाँ पर था, बाद में कब हुआ, आरबीआई के लोगों पर किस किस का चित्र है। तो जितना भी आपको आता है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन नंबर 103 की अगर बात करें, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन। तो भारत में वेतन नीति आधारित होती है, तो वह किस पर होती है, तो वो होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि निर्वाह लागत पर यह आधारित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग ये क्या होता है, तो एक ऐसी धनराशि जिससे हमारा जीवन यापन हो सके, तो उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन कौन से फैक्टर्स शामिल होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें एक तो हाउसिंग आ जाता है, इसी में फूड आ जाता है, इसी में टैक्स आ जाता है, और इसी में हेल्थ केयर भी शामिल होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लिटरेसी रेट लोअर दैन द नेशनल एवरेज। तो राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है।
तो सबसे कम अगर आपको बतानी है तो आपको इन सभी की पहले तो लिटरेसी रेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। अब यहाँ पर मैं आपको अप्रॉक्स बताऊंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिटरेसी रेट नहीं बताऊंगा। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक का लिटरेसी रेट कितना है, तो इसका लिटरेसी रेट है अप्रॉक्स जो है तो 75%। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट कितना है, तो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा 76%। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो है 67%। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट हो जाएगा 82%। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सबसे कम किसका है, तो वह है 67%, यानी कि आंध्र प्रदेश का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। अब कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। लिटरेसी रेट से ही मैं आपको बताऊंगा, एक तो बताऊंगा मैं आपको स्टेट्स के बारे में और एक आपको बताऊंगा यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स के बारे में। तो स्टेट्स, तो मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वह है केरला। और केरला का लिटरेसी रेट कितना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो वो है 93। अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ 93 भी हो सकता है और 94 भी हो सकता है। तो अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं 93% जो है तो केरला का लिटरेसी रेट है। अब ये तो हमने देखा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम वाला हो जाएगा बिहार, और इसका लिटरेसी रेट कितना है, तो वो हो जाएगा 63%। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की। तो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे मोस्ट लिटरेट यूटी कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। इसका लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 91%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला यूटी कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपको ध्यान में रखना है, इसका लिटरेसी रेट है 67%। तो ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं। आपको भी पता है कि आपका अलाइड का एग्जाम आएगा, एसआई का एग्जाम आएगा, तो उन एग्जाम्स के चलते ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है। विच स्टेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयले भंडार होने का आकलन किया गया है। तो सबसे अधिक मात्रा में कोयले के भंडार कहाँ पर हैं, तो वह है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार में। और छोटा नागपुर पठार में 3-4 राज्य आ जाते हैं, तो उन्हीं में एक है झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड में जो है तो सबसे अधिक कोयला भंडार होने के आकलन किया गया है। अब झारखंड में कौन कौन से कोयला क्षेत्र हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो झारखंड में एक तो है बोकारो कोयला क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। झारखंड में ही झरिया कोयला क्षेत्र है, और झारखंड में ही एक है गिरिडीह आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये 3 कोयला क्षेत्र कहाँ पर हैं, तो ये है झारखंड स्टेट में। अब आपको इनका ये किस जिला में है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बोकारो कोयला क्षेत्र की बात की जाएगी तो यह हजारीबाग जिले में है। अगर झरिया कोयला क्षेत्र की बात की जाएगी तो यह धनबाद जिले में है। और गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है तो दामोदर वैली में है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात की गई थी कोयला की, तो कोयला के कितने प्रकार होते हैं, तो वो होते हैं 4 टाइप्स, 4 टाइप्स का कोयला होता है। तो वह 4 प्रकार के कोयला कौन कौन से होते हैं, तो उनमें सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला जाता है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। अब मैं स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर भारत की बात करूँगा कि भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो यह जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, और बिटुमिनस प्रकार का कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर पाया जाता है भारत में, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। थर्ड नंबर पर आता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, और ये कहाँ पर पाया जाता है, तो यह तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में यह बन चुका है कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ पर मिलता है, तो यह तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में मिलता है। और फोर्थ नंबर पर आता है पीट प्रकार का कोयला, ये सबसे घटिया प्रकार का कोयला होता है, और ये कहाँ पर मिलता है, तो यह दलदली क्षेत्रों में मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कोयला से 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कोयला भारत में कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो 2 प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक तो है गोंडवाना प्रकार की चट्टान, और एक है टर्शरी प्रकार की चट्टान। ये जो गोंडवाना प्रकार की चट्टान है, इसी में जो तो 98% कोयला पाया जाता है, और ये जो टर्शरी प्रकार की चट्टान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2% का कोयला पाया जाता है, 2%। तो सबसे अधिक कोयला कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो वह गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो उसी अप्रोच के साथ हमको भी चलना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस देखे। कुछ और भी कोयला क्षेत्र हैं जो कि आपको ध्यान में रखते हैं, जिनमें एक तो आ जाता है सुहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो वह है छत्तीसगढ़ में। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो वह है उड़ीसा में।
दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, एक तो है सिंगरौली कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पर है, और एक मैं आपसे पूछूंगा सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र यह किस राज्य में है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है। द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज़ वेरी हाई इन ऑल द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत अति उच्च है सिवाय, तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, इसमें सीधा ऑप्शन क्या होगा, सिक्किम होगा। क्योंकि सबसे अधिक जो कृषि भूमि का प्रतिशत है वह कहाँ पर है, तो वो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और यूपी में भी है। तो बच गया कौन, तो वो बच गया सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज मनी मार्केट। तो निम्न में से कौन सा भारत के मुद्रा बाजार का एक हिस्सा नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो वह कौन सा नहीं है, इंडियन गोल्ड काउंसिल एक हिस्सा जो है तो नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट के पार्ट कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो उनमें एक तो बिल मार्केट आ जाता है, बैंक्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, उसके बाद कॉल मनी मार्केट आ जाता है, ट्रेजरी बिल आ जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो ये आपको कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और भारत में ये जो मनी मार्केट होती है यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो है तो फंड्स का मार्केट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है। इन इंडिया द नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। तो भारत में नाबार्ड पुनः वित्त किसे प्रदान नहीं करती है। तो किसे नहीं करती है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स को जो है तो यह रीफाइनेंस जो है तो नहीं प्रोवाइड करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये रीफाइनेंस किस किस को प्रोवाइड करती है, तो यह शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड करती है, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स को प्रोवाइड करती है, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को प्रोवाइड करती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किसकी सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये क्वेश्चन आजकल बन रहा है। तो नाबार्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो वह है शाजी केवी। कौन है, शाजी केवी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर सेबी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। और कुछ और भी अगर बात करें, जैसे कि सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अच्छा, सिडबी का ये जो हेडक्वार्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर और सेबी का हेडक्वार्टर ये कहाँ कहाँ पर हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है। द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द करंट अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज। तो केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है, तो वो है इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ब्याज भुगतान। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कुछ और भी मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं इंडियन गवर्नमेंट के बजट में, अब वो रिसेंट ईयर्स में हुई हैं, जैसे कि डिफेंस एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर आ जाता है, सब्सिडीज़ भी यहाँ पे आ जाता है। बट इन तीनों में अगर देखा जाएगा तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे अधिक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 110 है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बिकेम इफेक्टिव इन। तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है तो लागू हुआ था, तो लागू यह हुआ था 2006 में। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ये कब का एक्ट है, तो यह 2005 का एक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसको लागू किया गया था 2006 में। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछेंगे तो 10 फरवरी 2006 में इसको जो है तो लागू किया गया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी एक्ट में अगर आपको बताऊँ, एक मैं बता देता हूँ और एक आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये कब का है, तो यह 1927 का है। और अगला जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सर्च करके नीचे बताना है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब का है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।